So hello my dear students, this is again introducing your Mohit sir, and we all are meeting each other after a long period. एक बहुत ही लंबे समय के बाद हम फिर से मिलने जा रहे हैं और कोशिश हम करेंगे कि फिर से जो हमारे क्लासेज हो वो बहुत ही अच्छे हों और आपके लिए वो वेल हो, आपको अच्छे से समझ आ सके। जो भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके कुछ भी आप पूछ सकते हैं। फिर से मैं एक और बात रिपीट करना चाहूँगा और वो बात ये है कि वीडियो लंबा जाता है तो आप इंटरवल करके देखिएगा। इंटरवल करके देखने से आपको वीडियो लंबा नहीं लगेगा और वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। बहुत ही इजी वे से आप उसको समझ लेंगे और आपके लिए वो बेहतर होगा और हमारे लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है मैथमेटिक्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बिहार बोर्ड में इसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। ठीक है, इस क्लास में हम बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों बोर्ड को आसानी से कंजुगेट करके चलेंगे। ठीक है, जिससे कि दोनों बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो। ठीक है, एक और बात कि इसमें कुछ टॉपिक्स जो हम लोग कवर करें वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं। इन्हीं टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे जिससे कि ये चैप्टर हमारे लिए आसानी हो जाए और आसान हो जाएगा, जिससे कि हम जो भी इसके प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को ओवर आउट करने के लिए हमें जो टॉपिक्स है वो है इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसके पहले ही पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ एक्स। उसमें हमने जाना था कि बहुपद का घात क्या होता है, डिग्री ऑफ एक्स, यानी पावर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पावर 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और पावर 4 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि चतुर्थघाती बहुपद। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो टाइम को लॉस नहीं करते हुए आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब हुआ कि दो चर में समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो अब ऐसा हमको इक्वेशन देखना है जिसमें कि वेरिएबल कितने होंगे? दो होंगे। पिछले क्लास की वीडियो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में, जिसमें कि सिर्फ एक वेरिएबल था और वो था एक्स। बट क्या अलग था उसमें? सिर्फ डिग्री ऑफ एक्स अलग था, पावर अलग था, दो आता था, डिफरेंट पावर था। लेकिन इसमें क्या होगा? लीनियर, यानी कि सिर्फ पावर क्या होगा? 1 होगा, लेकिन वेरिएबल्स कितने होंगे? दो होंगे। तो आइए हम उसका फॉर्म लिखते हैं। इक्वेशन टू वेरिएबल्स का इक्वेशन का फॉर्म लिखते हैं। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा दो चर में रैखिक समीकरण, यानी कि इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर टू वेरिएबल्स आर व्हाट? दो चर क्या है हमारा? x और y। ठीक है, x और y क्या है? दो चर यानी कि वेरिएबल्स हैं। और a b और c क्या है? a जो है कोफिशिएंट है x का, यानी x का गुणांक है, b जो है y का कोफिशिएंट है एंड c जो है वो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म, यानी जो बचा वो सारे टर्म क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर? अच्छा, क्लियर। तो ये हो गया इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आता है बच्चों की दो तरह के इक्वेशन देंगे, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे कहेगा कि if the cost of 2 pencils and 3 books are इतना, and same here if the cost of 3 pencils and 2 books are इतना, then find the cost of pencils and books। तो सपोज दैट कि आपको पहले जो भी निकालना है उसको आप सपोज करेंगे पहले। ठीक है, जैसे पेंसिल निकालना, बुक निकालना है तो पेंसिल का कॉस्ट मान लेंगे x और बुक का कॉस्ट मान लेंगे y, और दोनों कंडीशन में उसको हम पुट करके दो इक्वेशन रेडी करेंगे और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए अब आता है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या करना है? ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगा, जिसको आप देख के बहुत आप घबराना नहीं, बहुत ही आसान तरीका है जिसको हम आसानी से करेंगे। सपोज दैट कि दो इक्वेशन मेरा आ गया, एक सपोज कर लो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन हमारा है। दूसरा मान लेते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्लियर? ये दो इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशन या फिर एक ही इक्वेशन का ग्राफ है तो कैसे बनाते हैं, और दो इक्वेशन का ग्राफ है तो कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ बनाना आप बहुत पहले से जानते हो। एक और आसान तरीका है जिसको हम लोग और समझेंगे। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको पहले क्या करना होगा? अपने ये क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना होगा और आपको एक बॉक्स बनाना होगा। क्या बनाना होगा? सबसे पहले एक बॉक्स, और उस बॉक्स में आपको ऐसे टेबल तैयार कर लें जिसमें से पहले आप लिखोगे x, दूसरे में y। क्लियर?
उसी तरह पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x और y रख दिया। अब हमें क्या करना है कि पहले x की जगह 0 रख के y का वैल्यू निकालेंगे, फिर y की जगह 0 रख के x का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले x का वैल्यू 0 रखे है ना, तो यहाँ लिखोगे फॉर x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 के लिए। तब x इक्वल 0 रखो इसमें x की जगह, 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, यानी कि 2y इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, तो y का वैल्यू क्या आ गया 3, y लिख दिए 3, ठीक है। अब आते हैं y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो फिर लिखोगे यहाँ पे फॉर y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, तो 3x इज इक्वल टू व्हाट 6, और x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2, यहाँ x का वैल्यू क्या रख देंगे 2। तो इस तरह हम x और y का दो वैल्यू निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर हमने x को 0 क्यों लिया, y को 0 क्यों लिया। 0 रखने से मतलब हमारा ये होता है, आसान हो जाता है कि जो कैलकुलेशन होता है वो हमारा उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी x की जगह 0 रखोगे तो वो पहले ही क्या हो गया 0 हो गया, हमको वहां ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। y की जगह रखने हमने 0 रखा तो क्या हो गया y का वैल्यू भी 0 हो गया, वहां भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। सो दिस वाई वी आर यूजिंग दिस फैक्टर्स, और इस तरह से हमको लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम इस सेम ईयर इसी तरह आप इसको भी कर लेना, ठीक है ना, कर लोगे तो आसान हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद ग्राफ पे जाएंगे, एक रफ फिगर ग्राफ का हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन 0 0, क्लियर। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस पे डिनोट करके हम ये लाइन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इस ग्राफ के बारे में हम 7th चैप्टर यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप निश्चिंत रहिए, क्लियर। अब आइए, फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है 0 और 3, क्या है फर्स्ट पॉइंट 0 एंड 3। तो x पे 0 चले गए, y पे 3 जाना है, y पे 1 2 3, सपोज करो ये 3, तो ये मेरा क्या हो गया 0 एंड 3 पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या चाहिए हमको x पे 2 और y पे 0, तो y पे 0 यही ना होगा, और x पे प्लस 2 जाना है, तो इधर जाएंगे राइट में 1 और 2, ये पॉइंट हो गया 2 और 0, ये दो पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल के थ्रू आप ड्रॉ कर लोगे, ये लाइन, ये जो लाइन हो गया वो हमारा इस ग्राफ का लाइन हो गया, और इस हम इस पे लिख देंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का ये क्या हो गया ग्राफ हो गया, ठीक है। उसी तरह सपोज कर लें कि उसका भी कुछ ग्राफ आता है आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम करने पे जब आप चैप्टर 1 सॉल्व करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऐसे आएंगे, और मैं बताता हूं क्या होगा आगे। जब आप सॉल्व करोगे तो दो इक्वेशन के लाइंस का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, या फिर एक 1 आ गया, फिर दूसरे इक्वेशन का भी जो ग्राफ होगा वो उसी लाइन पे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे डिफरेंट यानी 3 सिचुएशन आपको लाइंस का वहां पे नेचर देखने को मिलेगा। अब यहाँ क्या मतलब होता है, अगर ऐसे लाइंस यानी कि लाइन क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब कि आपको केवल ओनली वन सॉल्यूशन है, यानी कि यहाँ पे जिस एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है इसका मतलब कितना सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन। यह लाइंस पैरेलल है, यानी कि दूर दूर तक कोई भी बिंदु एक दूसरे से मिल नहीं रहा, कोई पॉइंट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, सो इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। यानी कि ऐसे दो इक्वेशन जिनमें पैरेलल लाइंस आ रहे होंगे वहां सॉल्यूशन कोई नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, व्हाट नो सॉल्यूशन, ठीक है। और ऐसे लाइंस जिसपे लाइंस के ऊपर लाइंस आ गई यानी कि सारे पॉइंट्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, कितना हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको हम लैंग्वेज थ्योरेटिकली समझेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, थ्योरेटिकली समझते हैं, क्लियर। सपोज कर लो कि आपको दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 and another equation is a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, दो इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इन दोनों इक्वेशन में पहले आराम से a1 b1 और c1 सब अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में जो है उसको a1 हम अलग कर लेंगे, a1 जो होगा वैल्यू वो निकाल लेंगे, b1 जो होगा वो निकाल लेंगे, c1 जो होगा वो निकाल लेंगे, इस तरह a2 जो होगा वो निकाल लेंगे, b2 जो होगा वो निकाल लेंगे, और c2 जो होगा वो निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरह निकालने के बाद अब हम करेंगे क्या a1 बाई a2 निकालेंगे,
B1 बाई B2 फाइंड आउट करेंगे एंड C1 बाई C2 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस तरह हम सब इक्वेशन में कर लेंगे। अगर आपको आता है क्वेश्चंस में कि व्हाट आर द नेचर्स ऑफ लाइन या फिर हाउ मेनी सॉल्यूशंस विदाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स बाय ग्राफिकली सॉल्व किए, फिर सॉल्व किए बिना आप कैसे बताओगे कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं, या फिर लाइंस का नेचर कैसे हैं, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अभी समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेंगे। उसके बाद A1 बाई A2 का रेशियो, B1 बाई B2 का रेशियो, C1 बाई C2 का रेशियो, ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर हम मैच करेंगे A1 बाई A2 का वैल्यू जो है B1 बाई B2 के वैल्यू के इक्वल नहीं आया, क्या आया, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके आगे हम आगे सॉल्व करने नहीं जाएंगे, हम इसके यहीं पे वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो C1 बाई C2 के इक्वल दे आए या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर A1 बाई A2 का वैल्यू B1 और B2 के इक्वल नहीं आया तो वहां जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, केवल एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और लाइंस कैसे आ रहा था, उसका नेचर कैसा था, लाइंस का जो नेचर था वो था क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस कैसे थे वो, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर A1 बाई A2 का जो वैल्यू है B1 बाई B2 के वैल्यू के इक्वल है, लेकिन C1 बाई C2 के वैल्यू के इक्वल नहीं है, क्या है, इक्वल नहीं है, तो भैया यहाँ पर समझ लो कि वहां कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और लाइन जो कैसा होगा, जब सॉल्यूशन ऐसा तो कैसा लाइन था, वेरी गुड, पैरेलल लाइंस। लाइंस कैसे थे, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब अगर तीनों यानी A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज इक्वल्स टू C1 बाई C2 हमारा आ गया, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और लाइन का नेचर कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन, क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। लाइंस कैसे होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, ओके। अब एक और चीज कि ऐसे इक्वेशंस जिसमें सॉल्यूशन एक हो या फिर बहुत हो, यानी कि सॉल्यूशन अगर एक भी है तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है, क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट, यानी कि ये भी क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट, बिकॉज इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको संगत, क्या है, संगत है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, consistent because it has infinite solution. What I have said, I said that if the equations have at least a solution, then the equations are called as consistent. It means this is also consistent, and in this is not consistent because it has no any solution. इसका कोई solution, इसलिए वो क्या हो जाएगा, inconsistent हो जाएगा, क्या हो जाएगा, inconsistent, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, असंगत हल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे इसमें, असंगत, क्लियर। तो ये हमारे टॉपिक्स थे यहाँ तक, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंस तक, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, लाइंस, ये सब हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे जो मेथड्स हैं, क्लियर, ये सारे टॉपिक्स क्लियर, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कुछ आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ मेथड्स की। तो सीबीएसई और बिहार बोर्ड ने भी सिलेबस कुछ डिडक्ट किया है। डिडक्शन में ये 30% तक जो इस चैप्टर का आपको नहीं पढ़ना है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो सॉल्यूशन होगा वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन होंगे आपके इस चैप्टर के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है। यानी कि दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस सेशन, ठीक है। नाउ वैसे तो हम ये सारे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, ठीक है ना, बाद ही सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं विस्थापन, विस्थापन में, हाँ विस्थापन विधि, क्या कहते हैं इसको, विस्थापन, इलिमिनेशन यानी कि विलोपन, और ये होता है ब्रज गुणन विधि, क्या होता है ये, ब्रज गुणन विधि, ठीक है।
आइए सब्स्टिट्यूशन मेथड समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना। अब इसको कैसे करेंगे? सपोज कर लो दो इक्वेशन तुमने बना ली, ठीक है, कोई स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट से तुमने दो इक्वेशन बना लिए। सपोज कर लो वो एक इक्वेशन आ गया x + y = 5 एंड 2x + 3y = 7 एक इक्वेशन है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं, पहले की कोई इक्वेशन ले लेंगे x + y = मान लो 5 है और उसमें एक तरफ कोई एक वेरिएबल रखेंगे। सपोज कर लो x है तो उस x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब चीज उधर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। ये तो इजी है, इसको छोड़कर हम ये वाला लेते हैं 2x + 3y = 7। सपोज करो हमको x इधर रखना है, बाकी सब उधर ट्रांसफर करना है, तो पहले x वाले टर्म को इधर रखते हैं, बाकी जो आता है सबको इधर रखते हैं। 7 - 3y हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा -3y। अब x के साथ 2 क्या मल्टीप्लाई, तो x को इधर रखना है सिर्फ, बाकी सबको भेजना है भैया, तो 7 - 3y/2 ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 का कुछ टर्म, जिसको इस तरह आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना है, ठीक है। x का वैल्यू निकल गया। अब ये x का जो वैल्यू है इसको आपको पुट कर देना है इक्वेशन 1 है ये, और इक्वेशन 2 हो गया, तो लिख दोगे नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 या फिर 1 में पुट करने पर, ठीक है। 1 में पुट करोगे तो 7 - 3y/2 प्लस y = 5 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके y निकल जाएगा। y सॉल्व होके आ जाएगा तो x का वैल्यू निकाल लेंगे उसी तरह इक्वेशन 1 या फिर इसमें रख के, ठीक है। क्लियर? इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है हमारा, ठीक है। अब आते हैं इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मतलब होता है कि हमको किसी टर्म को इलिमिनेट करना है, ठीक है। तो बउआ यहाँ x y है और यहाँ भी x y है। अब इसमें से किसी एक टर्म यानी x को इलिमिनेट करना होगा या फिर y को इलिमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो कैसे इलिमिनेट करते हैं? इलिमिनेट करने के लिए हमको देखना होता है कि दोनों में अगर x का या फिर y का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यहाँ तो क्या x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है, तो इक्वल करना होगा किसी एक को, या तो x वाले को या फिर y वाले को। तो इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, इधर x का जो मल्टीपल रहता है यानी कोफिशिएंट रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 में, और इसमें जो रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरे इक्वेशन में, और इस तरह करके सॉल्व करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, तो 2 × x 2x प्लस 2 × y 2y = 2 5 या 10, और 1 से मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 3y = 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखो x का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल दिखा कि नहीं दिखा, ठीक है। y में डिफरेंट है, हमको y का नहीं कर रहे थे, y का करना था तो क्या करते हैं हम यहाँ 3 से कर देते और यहाँ 1 से कर देते, ठीक है, तो वो हो जाता है। क्लियर? अब ये इक्वेशन जो आया हमारा 1 और 2 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे से, ठीक है। 2x तो यहाँ लिख दोगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करने पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा ना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब माइनस करोगे तो 2x में से 2x कर दे, ये टर्म गया, यहाँ क्या बच गया -3y प्लस 2y तो -y, ठीक है, और 10 में 7 गया 3, यानी कि -y उधर जाएगा, y क्या हो जाएगा -3 आ गया y का वैल्यू। अब इसको प्लेस कर लेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा इजीली, इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यहाँ -3 था और ये -2 था, तो माइनस वाला टर्म ज्यादा है ना, तो माइनस वाला जो क्या हो कोई ना कोई वैल्यू आएगा डिफरेंस, तो 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, और देखेंगे किसका साइन ज्यादा है, माइनस वाला ज्यादा है 3 है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है ना, इसलिए यहाँ माइनस आया था। क्लियर? अब आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत ही इजी है, उसको आपको कवर करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसको एक फॉर्मूला उसको आसानी से देखो, उस फॉर्मूला पर रखोगे वो निकल जाएगा, ठीक है। वो फॉर्मूला आता है तुमको x का वैल्यू निकालने के लिए और y का निकालने के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको पहले निकाल लेना होगा दोनों इक्वेशंस का, ठीक है। सपोज कर लो यहाँ y का वैल्यू क्या आ रहा था -3 आ रहा था, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, आ जाओ। तो x का वैल्यू जो हमारा था इस सपोज कर लो कि हम क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इन सब में a1 b1 और c1 का वैल्यू निकाल लो, अलग अलग a2 b2 और c2 निकाल लो। a1 क्या हो गया 1, b1 क्या हो गया 1, c1 क्या हो गया 5, a2 क्या हो गया 2, b2 क्या हो गया 3, c2 क्या हो गया 7, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है वो एक ट्रिक है, ठीक है ना। क्या है? ट्रिक। x के लिए मान लो सबके लिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2
2 1। अब करना क्या है, अब इसमें हम ABCD पढ़ते, देखो A B, ठीक है। अब यहाँ आ जाता है BC, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। यानी कि x के लिए क्या फॉर्मूला होता है, B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1। उसी तरह y के लिए क्या हो जाएगा, AB। अब यहाँ BC नहीं लेंगे, अब यहाँ CA होता है, क्या होता है, CA, बीच में माइनस, यानी y के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1। आओ y का वैल्यू वेरीफाई करते हैं। C1 क्या था हमारा, C1 का वैल्यू है 5, तो 5 और A2 क्या हमारा 2, 5 2 जा 10 माइनस C2 क्या है 7, A1 क्या है 1, 10 7 1 जा 7, ठीक है। A1 क्या है हमारा 1, B2 क्या है 3, 3 1 जा 3 माइनस A2 B1 क्या है, A2 हमारा है 2 और B1 क्या है 1, 2 1 जा 2, ठीक है। क्या हो गया A2 B1, A2 हमारा क्या हो गया 2 और B1 क्या हो गया 1, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 में से आ गया 3/1 यानी कि 3 आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ y का वैल्यू क्या है हमारा, मैच कर गया कि नहीं कर गया, -3 और 3 ओ प्लस, यहाँ +3 है, ठीक है। x प्लस वाई, तो लग रहा है पिछले सॉल्यूशंस में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, उसको वेरीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैच कर रहा है ना वैल्यू हमारा 3 3, ठीक है। सिर्फ साइन करे प्रॉब्लम, उसको पिछले कंडक्ट कर लोगे आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला हमारा, क्लियर। x के लिए क्या हो गया B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1, y के लिए क्या होगा C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2A1, ठीक है। और इसको कंडक्ट कैसे करते हैं, इसको कंडक्ट करते हैं ऐसे B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। ये एक ट्रिक होता है, ऐसे इसको क्रॉस करके करते हैं हम लोग, x y और -1 क्या होता है x बाई B1C2 और बीच में माइनस का साइन लगता है सब में, B1 into C2 माइनस B2C1 इज इक्वल्स टू y बाई A2C1 माइनस A1C2 इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाई A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके देखोगे, ला के देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा B1C2 पर आ जाएगा ना, B1C2 माइनस B2C1 बाई A1B2 माइनस A2B1 आ रहा है ना। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के बेस पे हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो वो होता है लैंग्वेज। जो भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम देगा वो हो सकता है लैंग्वेज, यानी कि आता है कि द फ्लो ऑफ वाटर या फिर द फ्लो ऑफ बोट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये प्रॉब्लम होता है थोड़ा। तो जो भी आपको डाउट लगे वो आप कमेंट करो या फिर जो मेरा पर्सनल नंबर उस पर आप क्वेरी करें, आपको उसका सॉल्यूशन आसानी से दिया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी कोशिश करेंगे कि फिजिक्स का एक और चैप्टर या फिर केमिस्ट्री बायो का कोई एक चैप्टर हम जल्दी लाएं, ठीक है। सो कीप वेल सून एंड the situation is going day by day very tough and very hard, so this is very required for all of us to be safe and keep always proper direction to our juniors seniors, ठीक है, क्लियर। और हमें प्रॉपर अपने आप से बच के रहना है, दूसरे को भी बचा के रखना है, ठीक है ना। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय।